दोस्तों ये हमारे उत्तराखंड इतिहास की 8वीं वीडियो है। इससे पहले हमने 7 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें चंद वंश के 50वें शासक बाज बहादुर चंद और परमार वंश के 48वें शासक मेदनी शाह के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम इस वीडियो में उद्योग चंद जो चंद वंश का 51वां शासक है और परमार वंश का 49वां शासक फतेहपति शाह और उनके आपस में रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम उद्योग चंद के बारे में। उद्योग चंद जो है 51वां शासक था चंद वंश का। यह बाज बहादुर चंद का पुत्र था। इसने धाई माता की बीमारी थी जो उद्योग चंद के राजवैद्य बरदेव ने ठीक कर दी थी। किसने की थी? बरदेव ने ठीक कर दी थी। उसके बाद हम देख लेते हैं उद्योग चंद का देवपाल जो डोटी था वंश, उससे क्या संबंध रहा। देवपाल ने चंदों की पुरानी राजधानी चंपावत पर अधिकार कर लिया। देवपाल ने मतलब जो चंदों की पुरानी राजधानी थी चंपावत, उसके बाद जो बालो कल्याण चंद था वो अपनी राजधानी अल्मोड़ा ले गया था। तो जो पहली राजधानी थी चंपावत, उस पर डोटी वंश का जो शासक था देवपाल, उसने अधिकार कर लिया था। मेदनी शाह और डोटी राजा के एक साथ हमले के बाद भी उद्योग चंद ने दोनों को खदेड़ दिया। मतलब मेदनी शाह जो परमार वंश का शासक था वो और डोटी राजा एक साथ दोनों ने मिलके चंद वंश पे आक्रमण किया था, लेकिन फिर भी उद्योग चंद इतना शक्तिशाली शासक था, उन्हें दोनों को खदेड़ दिया। उसके बाद उद्योग चंद, थोड़ी दोस्तों पेज में क्लैरिटी नहीं है, उसको थोड़ा मैनेज कर लेना। उद्योग चंद जो है प्रयागराज में स्नान करने गया, तब देवपाल ने राजा की अनुपस्थिति में काली कुमाऊं पर कब्जा कर लिया। मतलब उद्योग चंद जो था अपना शासन कुछ दिनों के लिए किसी और के छोड़ के भरोसे प्रयागराज में स्नान करने के लिए गया, तब देवपाल ने उसकी अनुपस्थिति में फ़ायदा उठाकर काली कुमाऊं पर कब्जा कर लिया। उसके पश्चात उद्योग चंद ने सुदृढ़ सेना गठित की और नेपाल की राजधानी 1683 में अजमेरगढ़ पर अधिकार कर लिया। मतलब उसके बाद उद्योग चंद ने भी डोटी पर आक्रमण कर दिया और नेपाल की राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार कर लिया। 1688 में खैरागढ़ पर अधिकार कर लिया। तब खैरागढ़ की संधि हुई थी उद्योग चंद और देवपाल के बीच में, क्योंकि उद्योग चंद ने खैरागढ़ पर अधिकार कर लिया था। तो ये था। अब देख लेते हैं ये कि खैरागढ़ की संधि में क्या क्या हुआ था। 1688 में खैरागढ़ की संधि हुई उद्योग चंद और देवपाल के बीच में। इनके बीच में क्योंकि युद्ध होता रहता था इसलिए संधि हुई। फिर उसके बाद देवपाल ने कर देना स्वीकार किया, क्योंकि उद्योग चंद ने नेपाल की राजधानी अजमेरगढ़ पर भी अधिकार कर लिया था। तो इसलिए उसके बाद देवपाल ने फिर उसे कर देना स्वीकार किया, लेकिन बाद में 1696 में यह उसने कर देना बंद कर दिया। अब देखते हैं कि ये भारती चंद के बाद दूसरा शासक था जिसने डोटी पर आक्रमण किया था। इससे पहले भारती चंद ने डोटी पर आक्रमण किया था और विजय भी हासिल की थी। उद्योग चंद के सेनापति जो थे वो मैसू शाह था और शिरोमणि जोशी था। मैसू शाह की मृत्यु डोटी अभियान के दौरान हो गई थी और शिरोमणि जोशी की मृत्यु जो हो गई थी वो खैरागढ़ अभियान के दौरान हुई थी। तो ये इसके सेनापति थे। अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। इसने स्थायी छावनियाँ बनवाई, तल्ला महल, रंग महल, लक्ष्मी दीपावली का निर्माण कराया। उसके बाद 1698 में स्वयं अपने हाथों का राजपाट ज्ञानचंद को सौंपकर शांति की खोज में निकल गया। जो ज्ञानचंद था 52वां शासक चंद वंश का, उसको अपने पुत्र को सौंपकर यह शांति की खोज में निकल गया। तो ये था 51वां शासक चंद वंश का। अब बात करते हैं जो चंद वंश का 52वां शासक है ज्ञानचंद। यह उद्योग चंद का पुत्र था। उद्योग चंद इसको अपनी सत्ता सौंपकर शांति खोज में चला गया। तो उसके बाद ज्ञानचंद ने शासन किया। 1699 में बधाड़गढ़ को इसने लूटा। यहाँ से नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित कराई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कत्यूर घाटी में इसने बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तराई भाबर में आम के बगीचे लगवाए। सोर व सीरा क्षेत्र में बनवाए गए मंदिरों को देवल व धोल कहा जाता है। जो मतलब सोर व सीरा क्षेत्र में पिथौरागढ़ के एरिया में जो बनवाए जाते हैं मंदिर, उनको देवल व धोल कहा जाता है। उसके बाद ज्ञानचंद के बाद 53वां शासक जगत चंद हुआ। कुमाऊं में चंद वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है इसके शासनकाल को। इसने जुआरियों पर कर लगाया था। इसकी मृत्यु चेचक से हुई थी। 1000 गायों को दान दिया था इसने। बिड़ेश्वर जोशी जासूस था इसके समय।
जगत चंद के समय कौन था? बिलेश्वर जोशी एक जासूस था, जो मतलब खोजी कहा जाता है कि इस जगह की बात दूसरी जगह बताना, मतलब इसको जासूस। तो ये इसी के समय था। अब बात करते हैं चंद वंश का जो 54वां शासक था, देवीचंद। देवीचंद जो था कुमाऊं का विक्रमादित्य, कुमाऊं का तुगलक, एटिंगसन ने कहा था कुमाऊं का रंगीला बादशाह, ये उपाधि इसको मिली हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो मोहम्मद तुगलक जो था वो एटकिंसन ने कहा था। मुस्लिम व्यक्ति दाऊद खां को इसने सेनापति बनाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। विक्रमादित्य बनने की चाह में मोहम्मद तुगलक बन गया, यह बद्रीनाथ पांडे ने कहा था। विक्रमादित्य बनने की चाह में मोहम्मद तुगलक बन गया, ये कहा था बद्रीदत्त पांडे ने। जागेश्वर धाम में अपनी और रानी की मूर्ति स्थापित की थी इसने। देवीचंद की हत्या उसके दरबारी मालिक गैंडा उसके पुत्र पूरनमल ने की थी। इसकी हत्या मतलब इसके दरबारियों ने की थी। उसके बाद 55वां शासक अजीत चंद था। मणिगेड़ा के हाथ में सत्ता थी अजीत चंद के समय, मतलब जो उसके दरबारी था ये इतना महत्वपूर्ण राजा नहीं है, मतलब इसका इतनी चलती नहीं थी शासन में। तो मणिगेड़ा जो था वो अजीत चंद के समय उसके हाथ में सत्ता थी, मतलब सारा राजकाज वो ही संभाल रहा था। इसलिए इसके शासनकाल को गुंडागर्दी के नाम से भी जाना जाता है। किसके शासनकाल को? अजीत चंद के। अब बात करते हैं कल्याण चंद, जो चंद वंश का 56वां शासक हुआ। इसके बारे में अल्मोड़ा में इसने चौमहल बनवाया। कल्याण चंद्रोदम के लेखक जो कवि सिप थे, उसकी रचना इसी के समय हुई। काशीपुर के मुगल वजीर कमरुद्दीन द्वारा सम्मान गॉड ऑफ ऑनर दिया गया था कल्याण चंद को। तो ये चंद वंश के 56 शासक हमने पढ़ लिए। अब हम परमार वंश का जो 49वां शासक है फतेहपति शाह, उसके बारे में देखते हैं। तो परमार वंश का फतेहपति शाह 49वां शासक था। इसे गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है, क्योंकि शिवाजी का चित्र जो मिला है, मतलब शिवाजी जैसा चित्र मिला है, तो इसलिए फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। गढ़वाल का अकबर इसलिए कहा जाता है नवरत्न, जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न थे, इसके दरबार में भी नवरत्न थे। गढ़वाल का स्वर्णकाल मतीराम ने कहा। इसकी संरक्षिका जो थी वो राजमाता कटोची थी। मेमोर्स ऑफ देहरादून में जो पुस्तक आर.सी. विलियमसन की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोर्स ऑफ देहरादून जो है वो आर.सी. विलियमसन की है। इसमें फतेहपति शाह का सहारनपुर आक्रमण के बारे में बताया गया है। पुस्तक पूछ ली जाती है कि किसकी है। इनके दरबार में रतन कवि, जटाधर मिश्र, मतीराम, ये 3 कवि थे। रतन कवि, जटाधर मिश्र और मतीराम, इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। रतन कवि कौन थे? हस्तलिखित ग्रंथ फतेह प्रकाश, जिसमें हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर कहा है इन्होंने फतेहपति शाह को। फतेहपति शाह के समय इतनी शांति थी कि लोग घर में ताले नहीं लगाते थे, यह भी रतन कवि ने कहा है। अब बात करते हैं जटाधर मिश्र। फतेह शाह कड़ ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखा है वो जटाधर मिश्र ने लिखा है। अगले थे मतीराम। व्रत कौमुदी या छंदसार पिगेल की रचना जो है वो मतीराम ने की थी। ये फतेहपति शाह के समय ही थे सब। व्रत कौमुदी में इन्होंने फतेहपति शाह की तुलना शिवाजी से की है। तो ये 3 कवि थे इनके। अब बात करते हैं फतेहपति शाह के बाद जो है वो अगला शासक हुआ उपेंद्र शाह। इसने कुछ समय शासन किया, 1 वर्ष। टिहरी अभिलेखाकार के अनुसार इसकी मृत्यु बग्वाल दीपावली के दिन हुई थी। किसके अनुसार? टिहरी अभिलेखाकार के अनुसार। अगला शासक है दिलीप शाह। मतलब दिलीप शाह जो है उपेंद्र शाह की मृत्यु के बाद 2 महीने के लिए शासन संभाला इसने, इसलिए इसकी गिनती उसमें नहीं होती। मात्र 2 महीने के लिए संभाला था, क्योंकि बग्वाल दीपावली के दिन उपेंद्र शाह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दिलीप शाह कुछ दिनों के लिए शासन बना। अगला शासक था 51वां प्रदीप शाह। प्रदीप शाह की जो संरक्षिका थी वो जिया कनक दई थी। प्रदीप शाह का सिक्का जो है वो आज भी लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। इसने मोना शाही तिमासी मुद्रा का प्रचलन किया था, चलाया था उसको। तो ये 51वां शासक था प्रदीप शाह। प्रदीप शाह ने मोलाराम को संरक्षण दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मोलाराम को प्रदीप शाह ने संरक्षण दिया था। प्रदीप शाह के दरबार में 5 भाई कटैत थे, जिनका वध पंचभैया काल पौड़ी में कर दिया गया था। रामायण प्रदीप मेधाकर शर्मा ने लिखी थी, प्रदीप शाह के समय लिखी गई। रामायण प्रदीप मेधाकर शर्मा ने लिखी थी। अगला शासन है ललित शाह। अगला शासक ललित शाह है 52वां।
इसके 4 पुत्र थे, जयक्रस शाह, पराक्रम शाह, प्रद्युम्न शाह, प्रीतम शाह। ललित शाह की मृत्यु मलेरिया से हुई थी, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने चंद और पवार वंश के जो शासक थे उनके बारे में पढ़ा, जो उनके लिए स्पेशली था। अब बात करते हैं इनका रिलेशन आपस में और सिखों से या अन्य किसी वंश से कैसा कैसा इनका रिलेशन रहा। तो फतेहपति शाह का जो सिखों से संबंध कैसा रहा। फतेहपति शाह का गुरु गोविंद सिंह की भांति घोड़े पर बैठा चित्र मिलता है। इस चित्र में 33 वर्ष लिखी है, मतलब इसकी उम्र जो है वो 33 वर्ष लिखी है। भैगाड़ी का युद्ध जो है वो 18 सितंबर 1688 को फतेहपति साहब गुरु गोविंद के बीच हुआ था। इसका वर्णन गुरु गोविंद की आत्मकथा विचित्र नाटक में मिलता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। पवारों का सिख गुरु राम राय से क्या संबंध रहा। गुरु राम राय को अपने दरबार में बुलाया था इन्होंने, और फतेहपति शाह ने गुरुद्वारा बनाने के लिए 3 गांव इन्हें दान में दिए थे, खुड़बुड़ा, राजपुरा और चामसारी। फतेहपति शाह का जो पौत्र था प्रदीप शाह, उसने 4 गांव दिए थे, छायावाला, भूंजनवाला, पंडितवाला, धारवाला, गुरुद्वारा के लिए दान दिए थे। तो 3 गांव फतेहपति शाह ने और 4 गांव इसके पौत्र प्रदीप शाह ने दान में दिए थे। अब देख लेते हैं कि पवारों का चंदों का आपस में क्या संबंध रहा। फतेहपति शाह ने 12 वर्षीय युद्ध उद्योचंद, ज्ञानचंद और जगतचंद इन तीनों राजाओं के साथ लड़ा, जो चंदवंश के थे। फतेहपति शाह ने 12 वर्षीय युद्ध। 1678 में उद्योचंद ने बधाड़गढ़ जीत लिया था। दुधौली का युद्ध जो 1703 में हुआ, ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच में हुआ, इसमें फतेहपति शाह की हार हुई थी। अगला है ज्ञानचंद, जो 52वां शासक था चंदवंश का। उसका डोटी के साथ क्या संबंध रहा। डोटी के साथ 1704 में ज्ञानचंद ने अपने पिता उद्योगचंद की हार का बदला लेने के लिए डोटी पर आक्रमण किया, क्योंकि जब उद्योगचंद प्रयागराज में स्नान करने गया था तब डोटी के राजा जो देवपाल था उसने चंपावत पर अधिकार कर लिया था। उसका बदला लेने के लिए ही उद्योगचंद का जो पुत्र था ज्ञानचंद, उसने डोटी पर आक्रमण किया। यह युद्ध मलेरिया ग्रस्त भावर से लड़ना पड़ा, मतलब मलेरिया ग्रस्त भावर क्षेत्र था जहाँ पे मलेरिया फैला हुआ था, वहाँ पे ये युद्ध हुआ। इसमें डोटी नरेश तो हार कर भाग गया, लेकिन कुमाऊनी सेना जो वो मलेरिया का शिकार हो गई। जो ज्ञानचंद की सेना थी वो मलेरिया का शिकार हो गई। और डोटी अभियान के दौरान ज्ञानचंद व सोर व सीरा में बहुत मंदिर बनवाए। डोटी अभियान जब इसने करा था, आक्रमण किया था, उस समय ज्ञानचंद ने सोर व सीरा क्षेत्र में, जहाँ पे डोटी राजाओं का शासन था, वहाँ पे इसने बहुत मंदिर बनवाए। अब बात करते हैं कि जगतचंद जो 53वां शासक था चंदवंश का, उसका फतेहपति शाह के साथ क्या संबंध रहा। जगतचंद का भी 12 वर्षीय युद्ध जो था फतेहपति शाह का, उसमें लड़ा गया। जगतचंद ने लोहागढ़, बधाड़गढ़ तथा श्रीनगर में फतेहपति शाह को हरा दिया, लेकिन श्रीनगर एक ब्राह्मण को दान में दिया था इसने। जगतचंद ने कहाँ कहाँ पे हराया था इसको, लोहागढ़, बधाड़गढ़ और श्रीनगर में। और श्रीनगर जीत के इसने एक ब्राह्मण को यह दान में दे दिया था। फतेहपति शाह ने बदले में कत्यूर घाटी को लूटा और गरसार ग्राम बद्रीनाथ मंदिर को चढ़ा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा गांव किसने कहाँ दान दिया, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जगतचंद का बहादुर शाह जफर जो मुगल शासक था, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय। जगतचंद ने मुगल शासक बहादुर शाह को कीमती पहाड़ी चीज़ें भेंट की थी और दिल्ली शासक ने उसे अभयदान दिया था। तो ये मुगलों का चंदों से संबंध रहा। अब बात करते हैं 56वां शासक जो चंदवंश का कल्याण चंद था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। इसका पवारों से क्या संबंध रहा यह अगली वीडियो में। और ललित शाह पवार वंश का 52वां शासक, इसके बारे में भी अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।